welcome back to my channel. And today we are discussing about the next topic. The next topic is about that I am going to explain you about the variable, data types, keywords in C language. So before going to start that practical code, so just look this table which I have made for you, because actually I have already explained all these things. Just for your notes I have just prepared this. सो हैश प्रीप्रोसेसर होता है आपका stdi डॉट एच, आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल होती है. तो डॉट एच इज एन एक्सटेंशन एंड कंटेन printf एंड scanf puts and gets all the function. कोने डॉट एच आपका कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल होती है. डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल, is an extension and it contains clr, scr and gets this function. Why we use these two function I have already explained to you. Void मतलब not return the value. Main is a function set of statement in C. There can be multiple function. The program always executed from the main method. That's why we use this. So basically जो मैंने आपको explain किया है पिछले सेशन में, उसको मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में बना दिया है ताकि आपको याद रहे. अगर आपको नोट्स की जरूरत है, इफ यू आर ए स्टूडेंट, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. तो जस्ट आप चेक कर सकते हैं. इंटीजर का मैंने रेंज का आपको बताया था, एग्जांपल देके बताया था मैंने. उसको में जो लास्ट एग्जाम पीपीटी में आपको जो मैंने कोड एक्सप्लेन किया है, उस कोड में मैंने रेंज जो है वो ज्यादा डाला था, तो आपका उसमें माइनस में चला गया था. बिकॉज डेटा टाइप का जो रेंज होता है इंटीजर का, वो -32767 से प्लस के 32768 तक होता है. और ये आपका वेरिएबल ABC XYZ, जैसे मैंने वहाँ पे इंटीजर, सैलरी, एम्प्लॉई आपका नेम रखा था, तो ये आपके वेरिएबल्स होते हैं. और CLR CR मेथड होता है, वो क्लियर स्क्रीन के लिए यूज होता है. तो ये जो मैंने फॉर्मेट में आपको कल कोड समझाया है दूसरे वीडियो में, वही चीज आप यहाँ पे मैंने इसको फॉर्मेट में रख दिया ताकि आपको वो याद रहे. तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखा है. हम नेक्स्ट पे जाते हैं. तो प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है जो कि प्रिंट करने के लिए यूज होता है. स्कैन एफ आपका यूजर इनपुट के लिए यूज होता है. %d आपका यूज फॉर इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज होता है. %, आप यूज करते हैं जब आप स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं. ये मैंने आपको बताया. गेट से जब गेटिंग कैरेक्टर, मतलब एक जब तक उसको कोई एक कैरेक्टर नहीं मिलेगा वो टर्मिनेट नहीं होगा. ये टर्मिनेशन के लिए यूज होता है. सो यहाँ पे ये सब वैल्यू है. तो मैंने प्रोग्राम आपको ऑलरेडी एडिशन का बताया है. नेक्स्ट हम आते हैं ये आपके डेटा टाइप्स का. सो बेसिकली सी के अंदर अगर हम बात करते हैं, सी के अंदर दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं. एक आपका प्राइमरी डेटा टाइप होता है, दूसरा आपका कंपोजिट डेटा टाइप होता है, जिसमें आपके इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सब आपके प्राइमरी डेटा टाइप में आते हैं. ये क्वेश्चन आपका जरूर आने वाला है इंटरव्यू में. जावा में पूछा जाता है. सी में ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं पूछ जाते, बिकॉज सी में ज्यादा वर्क नहीं होता है. एक्चुअली बहुत कम प्रोफाइल है जो आपके ईसी ब्रांच वाले मोस्टली इसमें करते हैं. बट आपका बेस जो है किसी भी लैंग्वेज का, वो सी लैंग्वेज ही है. इसलिए अगर आप सी लैंग्वेज सीखते हैं अच्छे से, तो आप किसी भी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं, ये आपको माना जाता है. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, मैंने आपको दो टाइप के कैरेक्टर बताए, दो टाइप के आपके डेटा टाइप बताए हैं. उसमें मेरा पहला डेटा टाइप कौन सा है? आपका प्राइमरी डेटा टाइप. ओके, प्राइमरी डेटा टाइप में मेरे कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल. और दूसरा आपका ये कंपोजिट डेटा टाइप में क्या क्या होता है? आपका एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड ये एनम. ये हम बाद में एक्सप्लेन करने वाले हैं. पहले हम प्राइमरी डेटा टाइप ही एक्सप्लेन करेंगे. ये आपका डायग्राम है यहाँ पे बनाया हुआ है. तो यहाँ पे इंटीजर बेसिकली स्टोर साइन इंटीजर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. इंटीजर का मतलब होता है कोई भी वैल्यू होनी चाहिए नंबर, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये स्टोर करने के लिए यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप यूज होते हैं. कैरेक्टर की डेफिनेशन भी लिखा है यहाँ पे. स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर बिलोंगिंग टू द डिफाइंड कैरेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज. मतलब एक कैरेक्टर आप यूज करने, लाइक A B C X Y Z, सिंगल कैरेक्टर. उसके लिए आप %C यूज करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में बताया है. और यहाँ पे उसका कैरेक्टर का यूज करते हैं. लेकिन अगर आपको नेम डिस्प्ले करना है तो आपको रेंज डिफाइन करनी पड़ती है. वो एक एरे के साइन के अंदर 20-30 लिमिट प्रोवाइड कराते हैं. उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? %n. क्या यूज करते हैं? %S यूज करते हैं. एन तो न्यू लाइन के लिए यूज होता है. फ्लोट का मतलब होता है जो भी आपको डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे 1.5, 2.5 समथिंग. डबल आपका फ्लोट का ही बड़ा वर्जन होता है. स्टोर रियल नंबर विद डबल, उसका ज्यादा साइज होता है, ट्वाइस द स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड. और ये कंपोजिट टाइप में आपका एरे होता है, पॉइंटर होता है. हम इनकी बाद में बात करने वाले हैं. अभी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम सब चीजों की बातें एक साथ करने वाले हैं. तो ये आपका स्ट्रक्चर, यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका. हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी रेंज की. ये आपका रेंज कितना होता है ये आपको ध्यान में रखना है. अगर आप रेंज से ज्यादा वैल्यू देंगे सी लैंग्वेज में, तो आपको निगेटिव में वैल्यू दे देता है, राइट. और अगर आप कोई भी ऐसी इन्फिनिट वैल्यू देते हैं तो आपका कंपाइलर रन होता रहता है, आपको फोर्सफुली एग्जिट करना पड़ता है. ये मेरे सी के थोड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है ना. यहाँ पे डेटा टाइप्स की बात करते हैं. शॉर्ट साइन इंटीजर 2 बाइट का होता है आपका. और जो फॉर्मेट होता है %d यूज करते हैं इसके लिए. यहाँ पे -32768 से प्लस के 32767 तक होता है.
ये अनसाइन इंटीजर 2 बाइट का होता है, इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, परसेंट यू करते हैं और इसकी रेंज इतनी होती है। साइन कैरेक्टर का 1 बाइट होता है, परसेंटेज सी यूज करते हैं, -128 to 127। जब आप मेमोरी एलोकेशन करते हैं ना, तो जो पहला साइन होता है वो आपका साइन के लिए यूज होता है, प्लस या माइनस, बाकी आपका मेमोरी एलोकेशन पॉइंटर के फॉर्मेट में होता है, वो हम डायग्राम से आपको समझाएंगे। यहाँ पे ये अनसाइन कैरेक्टर में भी परसेंटेज सी यूज करते हैं, जिसका आपका 255 ये मैक्सिमम वैल्यू रेंज होती है। फ्लोट का आपका 4 बाइट होता है, परसेंटेज एफ यूज होता है और इसकी ये रेंज होती है। डबल का आपका 8 बाइट होता है और ये आपका इसका रेंज होता है। लॉन्ग डबल का भी मेरा 4 बाइट होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, और उसका रेंज इतना होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 10 बाइट है आपका, अगर आप ये एल एफ यूज करते हैं, लॉन्ग 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 फ्लोट। अगर आप इसका इंटीजर का यूज करते हैं तो उसका 4 बाइट होता है और उसका रेंज समथिंग इतना होता है। लॉन्ग साइन इंटीजर का 4 बाइट होता है और इसका रेंज समथिंग ये होता है। जो साइन आप यूज करते हैं, परसेंटेज एल एफ डी यू, परसेंटेज एल डी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है। तो ये जो मैंने आपको टेबल में एक्सप्लेन किया है, ये मैंने एक टेबल फॉर्मेट बनाया है, और इस फॉर्मेट में आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, उसका रेंज कितना होता है और उसका स्टोरेज स्पेस कितना होता है, और वो फॉर्मेट में हम जब उसको प्रोग्राम में यूज करते हैं तो क्या साइन आप यूज करते हैं उसके अंदर। लॉन्ग अनसाइन इंटीजर मेरा 4 बाइट का होता है, जिसके लिए आप एलयू यूज करते हैं और उसका रेंज जो होता है वो 0 to, जैसे कि मैंने वो 1 लाख दिया था तो उसके लिए मुझे लॉन्ग इंटीजर यूज करना चाहिए था। मतलब मेरा लॉन्ग इंटीजर में क्या आ जाएगा, एलयू आ जाएगा जब मैं उसको परसेंटेज के साइन में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई है आपकी बात आपके डेटा टाइप्स की, लेकिन उसके अंदर मेरा रेंज कितना है उसका। दूसरा हम बात करते हैं ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स मेरे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है। पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड होते हैं। अगर आपको दो, आपने पहला प्रोग्राम चेक किया, उसमें आपको दो नंबर का सम करना था। सपोज मैंने लिखा a प्लस बी, तो जो a है आपका वो आपका क्या कहलाता है, ऑपरेंड, और जो प्लस है वो क्या कहलाता है आपका ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में आप क्या यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज। ये आपके साथ जो सारे ऑपरेटर होते हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली परफॉर्म होते हैं आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब चीजों के लिए आप इन सारे ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो आपके जो a प्लस बी, अगर मैंने एग्जांपल लिया तो a आपका क्या कहलाता है, ऑपरेंड, और जो प्लस है आपका वो क्या कहलाता है आपका ऑपरेटर। करेक्ट। ऐसे मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशन मतलब जैसे मुझे कंपेयर करना है, कहीं पे डबल इक्वल का यूज करा है मैंने, a इक्वल इक्वल b, मतलब डबल इक्वल b, या a बराबर है b के, तो वो आपका डबल इक्वल यूज करेंगे। ए डजंट इक्वल बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं है, लेस देन छोटा है, या लेस देन इक्वल, लेस छोटा और इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल। सो ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। हम सारे ऑपरेटर्स को प्रोग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ पे ये आपके नोट्स के लिए टेबल बनाया गया है। लॉजिकल ऑपरेटर में ये डबल, ये एंड का साइन होता है, ये और का साइन होता है, और इन नोट का साइन होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में आप इक्वल का साइन यूज कर सकते हैं, जैसे a इक्वल्स 10, मतलब a की वैल्यू कितनी है 10, और ये जो a है ये आपका वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है, वेरिएबल। अगर मैंने लिखा है इंटीजर a इक्वल्स टू 10, तो जो a आएगा आपका वो वेरिएबल कहलाएगा। इक्वल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होगा और 10 उसकी वैल्यू होगी, और जो इंट है वो आपका डेटा टाइप होगा। ये इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस का मतलब होता है +1, +1 आप इंक्रीमेंट करें, माइनस का माइनस, माइनस का -1 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं। कंडीशनल ऑपरेटर होता है आपके, उसके लिए आप ये इस तरह से, टर्नरी ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं आपके ये आपका यहाँ पे ऑपरेटर्स का मैंने नाम दिया मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एट ए बिट लेवल। दीज ऑपरेटर आर यूज फॉर टेस्टिंग बिट और शिफ्टिंग देम। बिटवाइज ऑपरेटर आर लॉजिकल एंड बिटवाइज लॉजिकल, और बिटवाइज ये जोर लेफ्ट, ये आपने पढ़ा भी होगा। अभी आपको इन सब में इतना डेप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम इसको एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। अगर मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी तब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जस्ट फॉर डेफिनेशन आप इसको पढ़िए। अभी हम बात करते हैं आगे। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, आपको एक एंटिटी होती है जो कि आपको हेल्प करती है किसी भी वेरिएबल को, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल में यहाँ पे बताया। यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल यूज करते हैं, मैंने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे जो मेरा a है वो क्या है, यहाँ पे मेरा वेरिएबल, a इज अ वेरिएबल। यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं a इज अ वेरिएबल, बिकॉज ये आपकी कौन सी वैल्यू को स्टोर करे, 10 को। जो 10 है वो क्या है आपकी यहाँ पे इज अ वैल्यू, क्या है ये वैल्यू, और इंट क्या है आपका डेटा टाइप। तो वेरिएबल क्या होती है, एक एंटिटी होती है जो आपकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तरीके हैं, ये हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। ठीक है, तो बेसिकली वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड टू स्टोर योर डेटा। इट वैल्यू कैन बी चेंज बेस्ड ऑन योर मेमोरी और हाउ यू आर रीयूजिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। सो वो हमारा प्रैक्टिकली हम आपको दिखाने वाले हैं। मैंने आपको प्रोग्राम ऑलरेडी बताया भी है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं दूसरे प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पे हमने न्यू सोर्स फाइल पे क्लिक किया,
यहाँ पे हम वेयर का नाम देते हैं। तो अभी हमने इस सेशन में अभी तक आपको क्या एक्सप्लेन किया है, आपके वेरिएबल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, ऑपरेटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, और आपके कीवर्ड्स के बारे में जो भी हमने यहाँ पे आपको डिफाइन कराया है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक फाइल यूज करी है, इस फाइल में हम कोड लिखते हैं #include stdio.h। ये क्या क्या होता है ये सब एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, तो आपको आइडिया आ ही गया होगा। यहाँ पे आगा आपका आ गया conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। यहाँ पे आपका वर्ड मेन मतलब ये मेन मेथड है, ये किस टाइप के, नॉन रिटर्नेबल टाइप का, इसलिए हम वर्ड लिखते हैं, रिटर्न 0 लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर num इज इक्वल टू 1 वेरिएबल है आपका। इंटीजर num2 मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका वैल्यू मैंने 20 लिखा है। इंटीजर यहाँ पे सम लिख देते हैं, ये ऑलरेडी मैंने कराया भी लेकिन आपको समझाने के लिए फिर से कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, इंटीजर क्या है आपका डेटा टाइप, नम क्या है आपका वेरिएबल, इक्वल क्या आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। आप ये लाइन यहाँ भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नहीं लिख सकते, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इजिएस्ट वे से चलते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सम। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ये जो num1 है ये क्या है, ऑपरेंड, प्लस क्या है ऑपरेटर, मतलब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये दोनों वैल्यू को कंबाइन करेगा और आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, सम। तो ये num1 num2 ये जो है आपका, ये क्या कहलाता है आपका वेरिएबल, और ये इंटीजर क्या है यहाँ पे आपका डेटा टाइप। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे printf की। तो मैंने printf में यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, एंटर num1 वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे एंटर करानी है, num1 की वैल्यू मुझे यहाँ पे एंटर करानी है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्कैनफ यूज करेंगे, क्या यूज करते हैं इंटीजर के लिए, %d, करेक्ट, और एम्परसेंड साइन का हमको यूज कर रहे हैं बिकॉज हम क्या यूज कर रहे हैं, स्कैनफ फंक्शन, करेक्ट। यहाँ पे आप जाएंगे printf का जाएंगे, यहाँ पे आप दूसरा लिखने वाले एंटर, किसकी वैल्यू आपको एंटर करनी है, num2 की वैल्यू एंटर करनी है। और मेरा num2 का वैल्यू किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, num2 के अंदर स्टोर है। तो आप यहाँ पे किस तरह से यूज करने वाले, %d, M%, num2, इसको M% बोलते हैं, या आप एड्रेस भी बोल सकते हैं, पॉइंटर। बेसिकली ये आपको हेल्प, कोई भी वैल्यू अपनी इनपुट कराए, मैं ये यहाँ पे इंक्लूड आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही पॉइंटर, बिकॉज ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। बेसिकली ये आपका मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, अगर आप M% यूज नहीं करेंगे तो ये आपको मेमोरी एड्रेस की वैल्यू दे देगा कि जहाँ पे वो वैल्यू जाके स्टोर हुआ है। ये इंटरनल मैं आपको समझाने वाली हूँ। बेसिकली जो num1 है, जो आपने वैल्यू इनपुट कराई मेमोरी में, वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हुई है, उसका एड्रेस क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए M% का यूज करते हैं। अगर आप M% यूज नहीं करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो कंफ्यूज हो जाएगी, और वो ये गेट नहीं कर पाएगी कि ये वैल्यू कौन सी मेमोरी एड्रेस पे पड़ी है। तो बाय डिफॉल्ट उसको जो वैल्यू मिलती है वही वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है। तो आपको अपना एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे M% का यूज करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे printf लिखा, बैकस्लैश, मैं चाहती हूँ मेरा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सम इज इक्वल्स टू, क्या लिखना पड़ेगा आपको, इक्वल से पहले %d, बिकॉज वो भी तो किस टाइप का एक वेरिएबल है। और यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, सेम गेट ch, आपको पता है कि हम गेट ch यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, यस, गेट कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर जब तक उसको नहीं मिलेगा वो बाहर नहीं आएगा। Ctrl+S कीजिए, कोड को सेव कीजिए, Ctrl+F9 आप कंपाइल कराइए, एंटर नम वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया 10। ये इंटीजर मैंने वहाँ पे बेकार में कराया, बिकॉज इनपुट करा रहे हैं तो वहाँ पे देने की जरूरत नहीं है वैल्यू को। यहाँ पे जो वैल्यू दोगे उसका आप सम देगा, सम इक्वल टू 30 दे रहा है, बिकॉज उसका पीछे कारण है, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दिया है, और वो जो सम फॉर्मूला लगाया है आपने वो इनकी वैल्यू से पहले लगाया है। यहाँ पे अगर आप ये सम का फॉर्मूला जो है यहाँ से उठा के इसके नीचे लगाएंगे तो वो उसकी वैल्यू ही प्रिंट कराएगा। तो अब हम इसको रन कराते दोबारा से, वो गलती से वैल्यू वहां पे दिया हमने, 10 आ गया आपका, 29 आ गया। अभी देखो माइनस में चला गया, क्यों चला गया, अभी भी इससे कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है इसमें। ये करेक्ट है ना, ये फॉर्मूला हम ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर तो कुछ वैल्यू ही नहीं है ना, तो वैल्यू आपने कहाँ पे इंसर्ट कराई है, पहले वैल्यू सम आ रहा था, बिकॉज आपने वैल्यू इनपुट नहीं करा रहे थे, 10 + 20, सॉरी, आपको फॉर्मूले की वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जावा में ऐसा होता है, सी में पूरा कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे आप वैल्यू दे रहे हैं, कहाँ पे वैल्यू आप नहीं दे रहे हैं, करेक्ट है। अभी आप दोबारा से रन कराएंगे, Ctrl+F9, कोई भी एक वैल्यू रखेंगे तो ये आपको उसी का आउटपुट देगा। फिर से आप रन कराएंगे, फिर से करा लीजिए, मैंने 56 रखा, 12 रखा, तो अभी आपको 68 रिजल्ट दिया। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन दिस सेशन आई हैव जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द कीवर्ड्स, आपका वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके, राइट।
आपको इनपुट कैसे कराते हैं और आपका प्रोग्राम क्या क्या एक्सप्लेन कराया है, वो पूरा थियोरेटिकल मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।